वन डे आई विल किल डेथ, इफ डेथ कम्स बिफोर मी। तो उनको मौत वगैरह से डर नहीं लगता था। वही एग्रेसिव स्पिरिट, वही नेवर से डाई एटीट्यूड हम एक परफेक्ट आर्मी मैन में देखना चाहते हैं। अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई, कसम से मैं मौत को मार डालूंगा। जब उनका एनडीए में इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया था कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात कही थी कि आई वांट टू गेट द परमवीर चक्र। उसने जिंदगी में केवल 2 बार जिद की। पहली बार तब जब वो 3 साल के थे, एक बांसुरी के लिए। दूसरी बार तब जब उनकी मौत से ठन गई। उनका हमेशा यही कहना रहता था कि जिंदगी चाहे थोड़े दिन की हो, शेर की तरह जीना चाहिए। एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी ऑपरेशन सब सक्सेसफुली किए हैं। काफ़ी खून बह रहा था उनका बॉडी से, शरीर से। तो लड़कों ने मनोज पांडे को बताया कि साहब आप रहने दीजिए, ये 3 बंकर तो ख़त्म हो चुके हैं, जो लास्ट बंकर है वो हम खुद ख़त्म कर देंगे और सीओ साहब को हम अपना विक्ट्री साइन बता देंगे कि हमने ख़त्म कर दिया और टास्क कंप्लीट हो गई है। लेकिन उस यंग लड़के का देखो कितना तगड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उसने सबको बताया कि नहीं, कमांडिंग ऑफिसर साहब ने मुझे जो है ड्यूटी सौंपा है कि इसको ख़त्म करना है। और उस जवान ऑफिसर ने विदाउट हेजिटेशन क्रॉल करके नजदीक बंकर की तरफ बढ़ने लगा। हमने कहा कि तुम अफसर हो, जब लड़ाई कहीं कुछ होगा तो तुम पीछे रहना, अपने जवानों को आगे भेजना। तो कहने लगे मम्मी, जहाँ पर जैसे हम और आप होंगे तो जहाँ कोई मुसीबत होगी तो आप आगे जाओगी कि हमको आगे कर दोगी। तो हमने कहा नहीं, हम जाएंगे। तो कहे वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं, और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे। तब मेरी समझ में आया इनको देशभक्ति के लिए और अपने जूनियर के लिए कितना प्रेम है। जिस बेटे के कंधे पर पिता की अस्थियां जानी चाहिए, उस पिता के कंधे पर बेटे की अस्थियां गई हैं। दुख का कोई सीमा नहीं है दोनों के हमारे, लेकिन साथ साथ में गर्व भी है कि हमारे बेटे ने बहुत चंद्र समय में इतिहास में अपना नाम अंकित करके और समाज की सेवा करी और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लिया। मनोज बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। वो अपने भाई बहन और मां के साथ सीतापुर के गांव रूरा के इस मकान में रहते थे और पिता परिवार का पेट पालने के लिए लखनऊ में हसनगंज चौराहे पर पान की दुकान लगाया करते। गरीबी देखी थी और अपने भाइयों को बताते थे कि भैया पढ़ाई में मेहनत करना, पापा का पैसा वेस्ट ना जाए। इतनी पढ़ाई करना, जो पापा पैसा इतनी मुश्किल से लगा रहे हैं उसको वेस्ट मत जाने देना। खुद उनको जो है अंदर से ये था कि कहीं से पापा को परेशानी ना हो हमारे पढ़ने में। यदि उनको दिक्कत हो रही है तो अपने कम से कम में काम कर लेते थे। यदि हम देते थे उनको कि स्कूल चले जाना, रिक्शे से जाना, तो अपना पैदल चले जाते थे रिक्शे से पैसा बचा लेते थे। मनोज छोटे थे, परिवार की कमाई में कोई योगदान नहीं दे सकते थे, लिहाजा अपनी जरूरतों को ही छोटा कर लेते थे। 2.5 साल के थे तो हम लोग मेला गए थे, तो हमने कहा कुछ लेना हो तो ले लो। तो कहने लगे हमको बांसुरी दिला दो मम्मी। बहुत छोटे थे तब की बात है। भुइयाँ देवी गए थे मेला, नहीं होता वहाँ शीतला मंदिर में, तो वहाँ से बांसुरी लिया था
वो बांसुरी अभी भी कहीं रखी होगी। उसको जब जैसे कहीं जाते थे, बड़े हो गए, छोटे पर से बजाया करते थे। खूब अच्छी अच्छी बांसुरी बजा के हम सुनाएं तो हम कहे तुम इतनी ये जो है 3-4 रुपया की बांसुरी ले आओ, इसी में सारा दिन बिजी रहते हो, बजाया करते हो, जब टाइम मिले उसी में लग जाए। जिस गरीबी में कैप्टन मनोज पांडे का बचपन बीता था, उन परिस्थितियों में कोई भी इंसान व्यवस्था से या तो हार जाता या दिन रात व्यवस्था को कोसता रहता। पर मनोज ऐसे थे जिन्होंने व्यवस्था को बदलने का हौसला रखा। पिता बताते हैं कि मनोज को बचपन से एक ही धुन सवार थी, वो सेना में जाना चाहते थे। स्कूल में वो हर विषय में अव्वल रहते। उनके नंबर इतने अच्छे थे कि हमेशा स्कॉलरशिप मिली। पर उनकी सारी की सारी मेहनत केवल इसलिए होती थी कि एक दिन वो आर्मी ऑफिसर बन पाए। उनका मेन जज्बा था, उनकी यही एक सोच रहती थी कि सिविल में तो सब लोग सर्विस कर लेते हैं और मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो आर्मी में मिलेगा तो हम जाएंगे, वरना तब हम करेंगे। हर खेल में सैनिक स्कूल में बहुत तेज थे, हर खेल को खेलते थे, सबसे आगे रहते थे। जो भी मीटिंग वहाँ पर होती थी उसको बढ़ चढ़ के, उसमें स्कूल के अलावा भी कोई कार्य होता था विद्यालय का तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। ऐसी दशा में उनको जनरल नॉलेज की बातें उनके पास काफ़ी थी। जब कोई भी सैन्य अधिकारी वहाँ पर आता था उसके अगल बगल ही रहते थे, उससे वार्ता करते थे, उसकी वार्ता को सुनते थे। ये उनके आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन भी बना। 8वीं कक्षा तक लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ने के बाद मनोज आर्मी स्कूल में भर्ती हुए। उनके जुनून को जैसे एक दिशा मिल गई। 10वीं और 12वीं में बच्चे जब डेवलप होते जाते हैं, 11th 12th में फिजिकली ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा स्टेमिना होता है। लेकिन मनोज पूरी तैयारी के साथ पूरे जोश और शिद्दत से दौड़ता था और 9th ऑनवर्ड्स उन्होंने कभी भी क्रॉस कंट्री में पीछे नहीं देखा मुड़ के। तो स्पोर्ट्समैन और वेल बैलेंस्ड इन एकेडमिक्स, ये बहुत मुश्किल से मिलती हैं चीज़ें। तो उसमें ये दोनों बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी। वो एक इंटेलिजेंस, हार्डवर्क और स्पोर्ट्समैनशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल था। नेशनल डिफेंस एकेडमी की लिखित परीक्षा पास करने के बाद मनोज को इंटरव्यू का कॉल आया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस इंटरव्यू में उनसे वो सवाल पूछा गया जिसका जवाब उन्होंने बचपन से सोच रखा था। मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। एनडीए परीक्षा देने के लिए गए, 67 बच्चे स्कूल से गए थे, उसमें मनोज भी थे। एग्जामिनर ने वहाँ पर इंटरव्यू ले के लिए जो बैठे हुए थे सभी से कुछ न कुछ पूछा। मनोज से पूछा कि तुम सेना में भर्ती होने के लिए क्यों आए हो, और कोई काम क्यों नहीं सीखा। तो मनोज ने दृढ़तापूर्वक विश्वास, अपना आत्मविश्वास वहाँ पर उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि सर मैं परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ। तो अधिकारी ने कहा जानते हो कैसे मिलता है? तो मनोज ने कहा सर जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन मुझे अवसर दिया जाए मैं उसको जीवित लाऊंगा। मनोज तो पैदा ही परमवीर हुए थे। शायद इसीलिए उस बटालियन को चुना जिसे ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, यानी बहादुरों से भी बहादुर कहा जाता है, गुरखा राइफल्स। छह जून 1995 को उन्हें 111 गुरखा राइफल्स में कमीशन कर लिया गया। और जोश बिल्कुल भरा हुआ था लड़के में, हमेशा खुश रहता था। और जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्ट ऑपरेशन या डिफिकल्ट चैलेंज सामने आ जाता, किसी वॉलंटियर को हम पूछते कि कोई वॉलंटियर है, तो सबसे पहले वॉलंटियर करने में से वो एक था। एक बहुत ही बहादुर लायक लड़का था। युवा लेफ्टिनेंट के तौर पर मनोज की पहली पोस्टिंग श्रीनगर में हुई और फिर वो सियाचिन गए। एक तो पहले ही सियाचिन में तैनाती मुश्किलों से भरी होती है, उस पर भी उन्होंने सबसे मुश्किल पोस्ट पर तैनाती की गुजारिश की। 4 मई 1999 को ऑपरेशन रक्षक के लिए उनकी यूनिट को करगिल जाने के आदेश मिले।
ये युद्ध के शुरुआती दिन थे। तब ये भी स्पष्ट नहीं था कि करगिल में गोलीबारी कर रहे घुसपैठिए मुट्ठी भर आतंकवादी हैं या फिर पाकिस्तानी सेना के जवान। उस वक्त अधिकतर काम इलाके में गश्त का या फिर घायल जवानों को रिट्रीव करने का होता। कई दफा गोलियों के बीच से अपनी जान की बाजी लगाकर सैनिकों को निकालना पड़ता। उनके साथी बताते हैं कि उपकरण न होते हुए भी कैप्टन मनोज पांडे एक दफा अपने मोजों को ग्लव्स की तरह हथेलियों पर पहनकर बर्फीले पहाड़ पर चढ़ गए। युद्ध क्षेत्र से घर पर संपर्क आसान नहीं होता। जब मिशन पर न हो तो चिट्ठियां या फिर 10-15 दिनों में एक फोन करने की गुंजाइश। 26 मई के बाद से वो घर पर एक भी फोन नहीं कर पाए थे। चिंता में डूबे घर वालों को राहत मिली जब लगभग 1 महीने बाद 23 जून को कम से कम उनकी एक चिट्ठी मिली। आखिरी खत में लिखा था कि मम्मी जो है टीवी के द्वारा आपको लड़ाई की यहाँ का हालात का पता चल गया होगा, लेकिन आप चिंता न करना। और जहाँ पर मैं हूँ तो बहुत संघर्ष की वो है वक्त है, लेकिन आप मेरे खत का जवाब जरूर देना और चिंता न करना। मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ। मम्मी और पापा का ध्यान देना, छोटे भाई को लिखा था उनका ध्यान देना। यूं तो मनोज ने लगातार कई खतरनाक मिशन को सफलता से पूरा किया था, लेकिन खालूबार का जो मिशन अब सामने था वो सबसे बहादुर माने जाने वाले गुरखाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला था। माउंटेन्स में जो वॉरफेयर होता है ना, वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। बिकॉज माउंटेन्स में सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ाई होती है। माउंटेन्स में आपके 3 तरीके के दुश्मन होते हैं। एक तो दुश्मन होता है ऊंचाई, पहाड़ी, चढ़ना पड़ता है ऐसे बिल्कुल ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज इंक्लाइन, वो भी पूरे लदे हुए अपने सामान, आर्म्स, एमुनेशन के साथ। बहुत तकलीफ होती है। और हाई एल्टीट्यूड में जाके क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हमारे गोरखे लोग, बिकॉज वी आर यूज्ड टू द माउंटेन्स एंड वी आर माउंटेन पीपल, तो हम इतने यूज्ड टू होते हैं और माहिर होते हैं कि वो आराम से चलते हैं। यहाँ पर फौजियों की कठिनाइयों को समझने के लिए इस इलाके को समझना होगा जहाँ युद्ध चल रहा था। बटालिक सेक्टर में खालूबार के ठीक पीछे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा था। चोटियों पर आते हुए पाकिस्तान के 3-4 सप्लाई रूट और हेलीकॉप्टर लैंड करने की व्यवस्था भी। इसके जरिए जरूरत का हर सामान सीधे पाकिस्तानी बंकरों में पहुंचाया जा सकता था। पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ने के लिए इस पर कब्जा आवश्यक था। इसमें काफ़ी सारी रेंज लाइन्स थी जो हमारी तरफ आ रही थी। जुब्बर था और 3 रेंज लाइन थी जो कि कालूबार था, और 3 अदर रेंज लाइन थी जो बहुत बड़ी बड़ी थी। खालूबार पोजीशन एक ऐसा अहमियत रखता था कि वो बिल्कुल पहले तो दुश्मन के जो डिफेंसिव पोजीशन था उसके बिल्कुल हार्ट में था, उसका बिल्कुल हार्ट था उसका। खालूबार में हम बैठ जाते तो उनका सप्लाई लाइन भी जो उधर से आने वाला था रास्ता, वो भी बंद हो जाता। तो उनके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन था वो, और हम वो समझते थे, इसीलिए हम खालूबार में कब्जा करना चाहते थे। बहुत ही मुश्किल काम था वो। 2 जुलाई को कैप्टन मनोज पांडे की यूनिट 111 गुरखा राइफल्स को खालूबार से दुश्मन की पोजीशन क्लियर करने का आदेश दिया गया। यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल ललित राय खुद जवानों की अगुवाई कर रहे थे। युद्ध के मैदान में आमतौर पर इतने सीनियर अफसर खुद मोर्चा नहीं संभालते, पर कर्नल राय तो सिपाहियों से आगे पहाड़ पर चढ़ प्रभावित थे। संघर्ष में जीत की बारीकियां उनसे सीख रहे थे। 22 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी गुरखाओं से पहले खालूबार पर भेजी गई थी। 3 दिन तक उनकी कोई खबर नहीं लगी। तीसरे दिन उनकी ओर से मदद का एक सिग्नल आया। मौके की नजाकत को देखते हुए कर्नल ललित राय ने दिन के उजाले में ही मिशन का बीड़ा उठा लिया। और हमने जो आगे खालूबार का जो रिज लाइन है, उस रिज लाइन की जितने भी बाकी चोटियां थी उनको बाईपास करके पीछे से हम लोगों ने उसको हमला किया था खालूबार को। तो आप समझ लीजिए कि जिस वक्त हमने खालूबार को धावा बोला तो उनके जितने भी डिफेंसेस आगे थे
उनको तो बिल्कुल वो तो थ्रेटेंड फील कर गए, क्योंकि अगर हम खलुबार में बैठ जाते तो उनका रिट्रीट का रास्ता भी बिल्कुल बंद हो जाता। पर इस मिशन को पूरा करने के बाद भी गुरखाओं का असली लक्ष्य अभी बाकी था। 14 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद चोटी से करीब 400 मीटर की दूरी थी जब अचानक 2 दिशाओं से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। पर अब न तो रुकना विकल्प था, न ही पलटना। सामने से आती गोलियों से बेपरवाह गुरखा आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के लिए किसी चट्टान की आड़ लेते, कभी गोलियां दंदनाते चढ़ते रहे। उनका ये रूप देखकर पाकिस्तानियों के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भी बढ़ते हुए सैनिकों पर खोल दिया। जो ही हम करीब आ रहे थे टॉप के, तो उनको समझ में आ गई कि जो बात कि अगर वो कैप्चर हो जाए इलाका, तो ये कंप्लीट वहां का जो बैटल है उसका टाइड ही चेंज कर देगा। और उनके लिए वो बहुत ही वाइटल एरिया था। इसलिए जब हम नजदीक पहुंचे तो उन्होंने एडी गन से भी हमारे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। और ये एडी गन जो है ऑलमोस्ट 1000 राउंड्स अ मिनट फायर करती है। ऐसे इतने सारे मशीन गन्स हमारे ऊपर जो है उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उनके पास राइफल ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स प्लस सम अमाउंट ऑफ मोटर फायर भी उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग कर दिया, जो कि बिल्कुल आके काफी नुकसान कर रही थी हमारे को। 16,700 फीट की ऊंचाई पर रात की भयंकर ठंड को गोले बारूद की गर्मी वक्त वक्त पर पिघला रही थी। पर सामने से आती गोलियां और दूसरी ओर से आते गोलों के बीच बढ़ना मुनासिब नहीं था। अब केवल 60 जवान पलटन में बाकी थे। कर्नल राय 30 जवानों के साथ एक ओर से आगे बढ़ने लगे। बाकियों को साथ ले कैप्टन मनोज पांडे ने दूसरी ओर से धावा बोला। बुरी तरह से बौखलाया पाकिस्तान अब बीच बीच में एयर बर्स्ट भी फायर करने लगा। ये ऐसे बम होते हैं जिनमें हवा में ही विस्फोट हो जाता है, यानी झुक के स्प्लिंटर से बचने की भी गुंजाइश नहीं होती। इसी एयर बर्स्ट से निकला छर्रा कर्नल राय की जांग को भेद गया, पर वो रुके नहीं। दूसरी ओर कैप्टन मनोज पांडे अपने जवानों को साथ लेकर बहादुरी से आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने बढ़ना शुरू किया था तो आकलन था उस रास्ते पर दुश्मन के केवल 2 बंकर हैं, लेकिन आगे पहुंचकर नजर आया कि 2 नहीं 6 बंकर है। दुश्मन की नजर बचाकर भारतीय जवान ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान को शक हो चला था। दुश्मन की ओर से हर कुछ देर पर इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया जा रहा था। ये ऐसी गोलियां होती हैं जो करीब 3-4 मिनट तक रोशनी कर देती हैं, और पाकिस्तानी हर 3 मिनट के अंतर पर ये फायर कर रहे थे, यानी वहां लगातार रोशनी थी। अगर कैप्टन पांडे रुकने का फैसला करते तो सवेरा हो जाता। इल्यूमिनेटिंग राउंड जो है, जैसे उस नाम बताता है, वो प्रकाश यानी कि अंधेरे में दिन की हालत बन जाती है। रात की परिस्थिति को आप दिन में परिवर्तन कर देंगे तो जो हमला कर रहा है, जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है या अटैक कर रहा है, उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो दिन की हालत बन जाती है। युद्ध के मैदान में पसुपेश के ऐसे कई मौके आते हैं। इनमें फैसला जितना जल्दी लिया जा सके उतना कारगर होता है। 24 साल के मनोज पांडे ने अपने जवानों को एक बड़े से चट्टान के पीछे छोड़ा और खुद बाहर निकले। जो ही वो बाहर गए, सामने से गोलियों की बौछार आ गई। वो वापस चट्टान के पीछे लौटे, पर अहम बात ये थी कि उन्होंने दुश्मन की गन पोजीशन देख ली थी। अपने युद्ध घोष के साथ वो फिर बाहर निकले। जैसा सोचा था, सामने से गोलियां फिर बरसी, पर उनकी आंखों ने निशाना देख रखा था। बंदूक की गोली सटीक लक्ष्य पर लगी। मशीन गन के पीछे बैठा पाकिस्तानी वहीं ढेर हो गया। कैप्टन पांडे को कंधे और पैर में गोली लग गई, पर घायल होने के बावजूद वो अगले बंकर की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंककर उसे भी शांत कर दिया। एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी ऑपरेशन सब सक्सेसफुली
किए हैं। ये उसका 5वां ऑपरेशन था। शरीर में गुथी हुई गोलियों के दर्द पर तो काबू कर रहे थे, पर छलनी शरीर से खून तो लगातार बह रहा था। कैप्टन मनोज पांडे तीसरे बंकर में पीछे से घुसे तो देखा 2 पाकिस्तानी गुरखा जवानों पर गोली चलाने वाले थे। उन्होंने फौरन अपनी खुखरी निकाली और उन दोनों की गर्दन काट दी। अब तक उनके शरीर से इतना खून बह चुका था कि सीधे खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, पर उन पर तो जैसे धुन सवार थी। कैप्टन मनोज पांडे अब आखिरी गन पोजीशन की ओर बढ़े। उन्होंने बंकर के भीतर ग्रेनेड उछाला, पर ग्रेनेड के गिरने और विस्फोट के बीच जो 3-4 सेकंड का फासला होता है, उतनी देर में 3 गोलियां कैप्टन मनोज के हेलमेट को चीरकर उनके सर को भेद गईं। जिस योद्धा ने अपनी हर एक सांस पर मातृभूमि का नाम लिख दिया हो, वो जाते जाते अपने सैनिकों को विजय का आखिरी आदेश सुना गया। एक बर्स्ट फायर आया उधर से, बंकर से पाकिस्तानियों का, सीधे 3 या 4 गोलियां इधर आई उनके स्कल पे, लेकिन गिरने से पहले मनोज पांडे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है लीडरशिप का वो देखिए, उसने कहा ना छोड़नो। मतलब आदमी की जान जा रही है और लड़का फिर भी कह रहा है कि इनको मत छोड़ो। लड़के तो उन्होंने अपना खोखरी निकाला और उन्होंने चार्ज कर दिया और चौथा बंकर को भी कंप्लीट कर दिया। गोरखा जवानों की हिम्मत को उनके गुस्से ने 100 गुना बढ़ा दिया। उस रात एक भी पाकिस्तानी को चोटी से जिंदा भागने का मौका नहीं मिला। दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया गया। जब हमने खलुबार पे हमला बोल के हमने खलुबार को कब्जा किया, तो इसका असर ये हुआ कि जितने भी डिफेंसिव पोजीशंस थे उस इलाके के, वो अनटेनेबल हो गए उनके लिए। वो उनको नहीं होल्ड कर पाए फिर लॉन्ग, क्योंकि एक अगर दुश्मन आपके पीछे बैठा है तो आप कभी सेफ फील कर ही नहीं सकते। तो आपने जितने भी डिफेंसेस उसके आगे वाले और सामने वाले थे, उनको तो हिला ही दिया। वो तो पूरा रिट्रीट करने और भागने में शुरू कर गए। हिंदुस्तान का एक और वीर सपूत चोटी पर तिरंगा लहराकर तिरंगे में लिपट कर लौट रहा था। हमको एक दिन पहले पता चल गया था उसको कुछ लग गया, चोट लग गई या कुछ हो गया। पता नहीं मेरा दिल कहाँ से, मतलब हमको ये लगा कि जो है हम सो रहे थे, कहीं ये लड़ाई हो रही है। हम उसको देख रहे हैं कि लड़ाई में बैठे हुए हैं। अब वही हाफ शर्ट सफ़ेद और पैंट ग्रे कलर की पैंट देखी, अब बंदूक लिए हैं, अब बस गोली आके इनको लग गई है। तो हम उठ के बैठ गए, रोने लगे। हमने कहा अरे ये सब हम क्या देख रहे हैं, क्या हुआ? तो इतने में बेल बजी, तो हम कहे कि कौन आया देखे तो भाई अफसर सब खड़े थे। मैं चाहता तो वहाँ जो बॉडी लाया था वहाँ से लेफ्टिनेंट अच्छे चंद्रन थे, उस समय लेफ्टिनेंट थे, वही इनकी बॉडी लेकर के हम उसे एयरपोर्ट पर आए थे। कैप्टन मनोज पांडे युद्ध क्षेत्र से घर वालों को अधिक चिट्ठियां भी नहीं लिख पाए थे, पर जब उनकी लिखी डायरी घर वालों को सौंपी गई तो मां का कलेजा तड़प उठा। उन खूनी सरहदों पर कहीं बैठकर मनोज ने अपनी मां के बारे में एक कविता लिखी थी। उस डायरी में जब आप जाएंगे तो उन्होंने अपनी मदर के लिए एक पर्टिकुलर 2-4 पेजेस अलोकेट किए हैं कि व्हाट ही हैज ए थॉट फॉर ए मदर। ऐसे मदर को भी बताया है, एज ए फ्रेंड को बताया है, एज ए लीडर, एज ए बॉस क्या होता है, हर एक पे उन्होंने कमेंट्स अपने लिखे हैं। मनोज दोस्तों या परिवार वालों के बीच कभी इतने भावुक नहीं दिखे थे, पर इस योद्धा के दिल का हाल उनकी कलम ने बयां कर दिया था। युद्ध क्षेत्र से उन्होंने एक आखिरी चिट्ठी लिखी थी अपने इस दोस्त के नाम। अंतिम चिट्ठी जो मनोज पांडे जी की मुझे मिली, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी है कि मनोज पांडे जी अपना लेटर पूरा कंप्लीट करते हैं, वॉर के सिचुएशन के बारे में बताते हैं, थोड़ा फुल्का जो भी आइडिया देते हैं, फिर थोड़ा बहुत अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताते हैं कि ये कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो कहे कि उसमें आप थोड़ा सपोर्ट जो कर पाना ज़रूर करना।
मनोज का लिखा एक एक शब्द आज उनके परिजनों ने सहेज कर रखा है, कुछ प्रेरणा के लिए, कुछ हौसले के लिए। मनोज ने एक जगह लिखा था, कुछ लक्ष्य इतने नेक होते हैं कि इनमें असफलता भी यश लेकर आती है। पर अपने प्राण देकर भी कैप्टन मनोज अपने लक्ष्य में सफल हुए थे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे देश के लिए यश लेकर आए थे। कैप्टन मनोज पांडे ने सेना में भर्ती होने की वजह ही बताई थी, परमवीर चक्र जीतना। उस शूरवीर ने बहादुरी का यह सर्वोच्च सम्मान हासिल भी किया, बस उसे लेने के लिए इस दुनिया। करगिल युद्ध में जीत के बाद 4 योद्धाओं को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया था। पर 2 परमवीर ऐसे थे जो दुश्मन की मौत बने, फिर अपनी मौत के मुंह से जिंदा लौट आए। आज वो परमवीर खुद सुनाएंगे अपनी दास्तान। एक पल पहले हम सारे साथी आपस में बात कर रहे सर, और अगले ही क्षण सर वो सारे के सारे खत्म। उन्होंने मेरे पैर में, हाथ में गोलियां मारी, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कोई हरकत नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने सोचा साले सब मर गए। तो दिल के अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया कि मैं मरूंगा नहीं। अगर ये मेरा हाथ पैर दोनों काट करके ले जाएगा तब भी मैं नहीं करूंगा, ना मैं मरूंगा। मैंने अपना एक ग्रेनेड निकाला और उसके ऊपर ऐसे थ्रो कर दिया। तो कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, हुड में गिर गया। जब तक उसने ऐसे देखा पीछे मुड़ के, पीछे तो कोई था नहीं, तो उसने ऐसे निकालने की कोशिश करी, पता नहीं क्या है, इतने ग्रेनेड फट गया। इसके लिए जो है मैं देश का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने देश के लिए कुछ कर पाया। करगिल के इस परमवीर योगेंद्र सिंह यादव की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव औरंगाबाद से। सैनिक पिता की परवरिश में बेटा शौर्य के किस्से सुनते हुए बड़ा हो रहा था। मेरे फादर जो है 11 कुमाऊं में थे। उन्होंने 65 और 71 की लड़ाई लड़ी। उसके बाद वो जब वापस आ गए घर पे, तो फिर हम छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, वो कहानी सुनाते थे कि बुलावे लड़ाई के अंदर ये होता है, वो होता है, इतनी दिक्कतें पेश आती हैं, ऐसे हथियार चलते हैं, ये होता है। तो दिल के अंदर ये था कि जो है हम भी जाएं और हम भी फौज के अंदर जा करके कुछ करके दिखाएं। 18 के हुए नहीं कि भारतीय सेना में भर्ती हो गए, और 19 साल के होते होते माँ बाप ने ब्याह के बंधन में बांध दिया। हमारी शादी 5 मई 99 को हुई थी। उसके बाद 8-10 दिन घर पे रहे। उसके बाद मैं घर पे ही थी इनके यहाँ पे ही। फिर छुट्टी ख़त्म होगी तो चले गए थे कि अब छुट्टी ख़त्म होगी तो हम जा रहे हैं। नहीं बताया था ऐसा कुछ की जंग छिड़ गई है परिवार में किसी को, हमको। शादी की कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद जब योगेंद्र ड्यूटी पर लौटे तो जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। अपनी मैरिज करने के लिए छुट्टी पे गया हुआ था। जब मैरिज करके वापस आया तो जम्मू ट्रांजिट कैंप में मुझे पता चला कि मेरी यूनिट 18 कैनेडियर द्रास सेक्टर में चली गई, मानसबल से उठ कर गई। तो वहाँ से तुरंत हमें जो है, जो यूनिट के बंदे थे, सबको अगले दिन कन्वॉय में श्रीनगर पहुँचे। 22 तारीख को मैं अपनी यूनिट में पहुँचा। नई नई शादी, खुशियों में सराबोर मन, एक ही पल में जैसे दुनिया बदल गई थी। योगेंद्र दोस्तों में बांटने के लिए मिठाइयां लेकर गए थे, पर वहां तो दूसरी ही खबर उनका इंतजार कर रही थी। तो उस दिन मेरी यूनिट की पहली कैजुअलिटी हुई थी। एकदम जब गांव से आए, शादी करके आए, तो एकदम थोड़ा सा माहौल दूसरा था। यहाँ आए तो माहौल एकदम अलग थलग। जब अपने साथी की लाश को देखा तो एकदम बदले की भावना आई कि आज हमारा साथी इन्होंने मार दिया है, तो हमें भी जो है इनका बदला लेना है। उनकी बटालियन उस वक्त द्रास सेक्टर के तोलोलिंग पहाड़ पर लड़ाई लड़ रही थी। योगेंद्र समेत 15 जवान छुट्टी काटकर लौटे थे। उन्हें भी तैनाती का आदेश दे दिया गया। पूरा दिन, पूरी रात चलते थे, लड़ते थे, एक झपकी लेने तक की गुंजाइश नहीं थी। 28 मई को
उस तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 4 हेलीकॉप्टर फायर के लिए आए। एयरफोर्स की पहली मदद हमें मिली तो उनमें से एक हेक्टर को पाकिस्तानियों ने गिरा दिया। जब गिरा दिया तो पहले तो हमें यही सूचना थी कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं, लेकिन तब कंफर्म हो गया कि यहाँ पर उनकी रेगुलर आर्मी है। ये जानकारी भारत के लिए बेहद अहम थी, लेकिन सेना के सामने दिक्कत ये थी कि पाकिस्तानियों के लोकेशन की जानकारी नहीं थी। 2 जून को ग्रेनेडियर्स के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन एक मिशन पर गए। मिशन सफल नहीं रहा, उन्हें गोली भी लगी, पर वो वापस लौट कर आने में कामयाब हो गए। द्रास सेक्टर की पहली सफलता तोलोलिंग पहाड़ी पर फतह किया। वहां से फिर एक हम्प पहाड़ी और उससे आगे वाला टॉप हम्प था। फिर उसी रात को हमने फिर 18 ग्रेनेडियर ने उस हम्प पहाड़ी के ऊपर हमला किया और वहां पर भी विजय पताका फहराया। इस विजय के बाद जवानों को कुछ दिन आराम के लिए कहा गया, लेकिन 3 दिन बाद ही टाइगर हिल टॉप पर चढ़ाई का आदेश आ गया। एक मौका मिला है हमें अपने साथियों का बदला लेने के लिए, और उन्होंने नारा भी दिया था कि विजय या वीर गति, कि एक सैनिक के लिए इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी टाइगर हिल टॉप पर पहुंचना। चोटी पर बैठे होने की वजह से दुश्मन दूर तक देख सकता था और नजर पड़ते ही गोलियां बरसा देता था। उस पर टाइगर टॉप की दूरी का अंदाजा ही नहीं मिल रहा था। आखिरकार जब हमले का आदेश मिला तो योगेंद्र 7 जवानों की अपनी टुकड़ी को लीड करते हुए आगे बढ़े। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रस्सी बांध करके हम उस चढ़ाई को चढ़ रहे थे, तो उनके दोनों तरफ पोस्ट थे, लेकिन अंधेरे में नहीं दिखाई दिया कि यहाँ पर भी उनके पोस्ट हो सकते हैं। तो जब पत्थर फिसले तो उनको लगा कि यहाँ तक फौज पहुंच चुकी है, तो उन्होंने दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिया। जो रास्ता था, हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। हम केवल ऊपर 7 जवान, बाकी नीचे रह गए। ऊपर पहुंचे तो बिल्कुल प्लेटो और सामने दुश्मन के बंकर, लेकिन शुक्र था कि वहां से चोटी की दूरी मुश्किल से 30 मीटर थी। योगेंद्र और उनके साथियों ने पाक पोस्ट पर ही कब्जा कर लिया और वहीं से पाकिस्तान से मुकाबला करने लगे। करीब रात के 10 बजे पाकिस्तानियों ने अपने 10 जवानों को यह देखने के लिए नीचे भेजा कि भारत के कितने जवानों ने मोर्चा खोला है। भारतीय टुकड़ी की नजर उन पर पड़ गई। 9 पाकिस्तानियों को तो मौत के घाट उतार दिया गया, पर एक भागने में कामयाब हो गया। काउंटर अटैक में पाकिस्तान ने 35 सैनिकों के साथ धावा बोल दिया। अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, पत्थर फेंकते हुए हमारे नजदीक आते रहे। हम नीचे से ग्रेनेड फेंक रहे, लेकिन ऊपर से वो पत्थर मार रहे। धीरे धीरे जब नजदीक आए तो हमारे पास एक LMG सपोर्ट वेपन था। उन्होंने आकर के सबसे पहले LMG की बैरल को उड़ाया। तो नए जवान थे वो एकदम वहाँ से भागे, बोला मर गए ऐसे करके भागे। उन्होंने जो है LMG छोड़ दिया। तो हमारे जो हवलदार मदन, उन्होंने बोला यार योगेंद्र ऐसे कर, इस LMG को उठा करके मेरे पास फेंक। तो मैंने जैसे LMG उठा करके उस उस्ताद के पास फेंकी तो 4 बंदे ऊपर खड़े दिखाई दिए। मैं बोला उस्ताद ये तो यहाँ पर आ गए। बोला कहाँ? हम ये खड़े ऊपर। तो उधर बोला ठीक है, आप यहाँ से जो है, एक दूसरा जवान था उस्ताद था, बोला इसे उस्ताद के पास आ जाओ, इसकी हेल्प करो जाकर। मैं वहाँ से उठ करके उसके उस्ताद के पास पहुँचा। तो उन्होंने मेरी हरकत देखी, कहाँ एक यहाँ से भाग करके उधर गया। उन्होंने मेरे ऊपर ग्रेनेड डाल दिया। मेरे घुटने के नीचे लगा उसका स्प्लेंडर, तो ऐसा लगा कि मेरा घुटने से पैर कट गया। मैं खड़ा गिर गया। फिर लेकिन बैठते ही देखा यार कटा कि नहीं कटा, देखते लेता हूँ। मैंने हाथ मारा तो उसमें पैन से खून निकल रहा था। मैं बैठ करके पट्टी बांधने लगा, उसने दूसरा ग्रेनेड डाल दिया, जिससे मेरा ये पूरा चेहरा कट गया। दिखाई देना बिल्कुल बंद। काफ़ी देर आंखें खोलने की कोशिश करी, लेकिन आंखें नहीं खुली। फिर जब आंखें खुली तो उनका वहाँ पर स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे मैंने ब्लड को साफ किया। युद्ध के मैदान में दुश्मन से ऐसे घिर जाना सोचकर ही रूह कांप उठती है। पर योगेंद्र यादव की वीरता का वो पहलू अब सामने आने वाला था जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते थे। वो वीरता ऐसी थी जिसने उन्हें परमवीर कहलाने का हक दिया। हवा बोल दी हमारे ऊपर, ऐसे आकर के घेर लिया। बस उस टाइम पे सर जिसका एक बार ऐसे ट्रैगर दब गया, दूसरा किसी को मौका नहीं मिला। वो एक ऐसा क्षण था कि एक पल पहले हम सारे साथी आपस में बात कर रहे सर, और अगले ही क्षण सर वो सारे के सारे खत्म हो गए। उनको लगा कि सब खत्म हो गए। उन्होंने सबको रीचेक किया, मुझे भी रीचेक किया। मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनकी बातें ना सुन सकूं। उन्होंने मेरे पैर में, हाथ में गोलियां मारी, लेकिन
मेरे शरीर के अंदर कोई हरकत नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने सोचा साले सब मर गए। फिर उन्होंने बहुत गालियाँ दी, बूट की ठोकरें मारी। फिर नीचे हमारा एक MMG पोस्ट था, उस MMG पोस्ट को कैप्चर करने के लिए मस्को वैली थी टाइगर हिल की बगल में। मस्को वैली में उनकी अपनी पार्टी को सूचित किया कि बोला यार इंडियन आर्मी के नीचे MMG पोस्ट है, उसको बर्बाद करो। लहू में सराबोर, गोलियों से छलनी, पर हौसले पर आंच नहीं। योगेंद्र के भीतर जैसे अचानक एक विश्वास जाग गया और फिर तो वो कहावत चरितार्थ हो गई कि तकदीर भी वीर का ही साथ देती है। दिल के अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया कि मैं मरूंगा नहीं। अगर ये मेरा हाथ पैर दोनों काट करके ले जाएगा तब भी मैं आ नहीं करूंगा, ना मैं मरूंगा। तो उन्होंने उसका एक कैप्टन था, उनका कैप्टन ने बोला ठीक है इनके वेपन उठा लो सालों के। तो एक बंदा उनका वेपन उठा रहा और एक गोलियां मार रहा था। तो उसने आकर के ऐसे ही दोबारा सबको गोलियां मारी। डेड जब गोलियां मारता था डेड बॉडी ऐसे उछलती थी। उन्होंने यहाँ पैर में हाथ में गोली मारी, लास्ट में उसने यहाँ पे गोली मारी। तो 3 दिन तो हो गए थे पहाड़ी में चलते चलते, पूरी पैंट फट चुकी थी पीछे से। तो पर्स रखा हुआ था यहाँ पर, पर्स में कुदरती तौर पर जो है गिलट के 5-5 रुपए के कई सिक्के थे। तो उसने गोली मारी तो वो सिक्के पे लगी, तो रिकोचिट होगी गोली। तो मुझे एहसास लगा कि मैं मर गया। योगेंद्र जानते थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने अकेले दम पर ऐसा पलटवार किया कि दुश्मन असमंजस में पड़ गया। उसने मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो मेरी एकदम आंखें खुली ऐसे जैसे नींद से जगा हूं। अंदर से एक आया कि अब यार अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मैंने अपना एक ग्रेनेड निकाला और उसके ऊपर ऐसे थ्रो कर दिया। तो कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, हुड में गिर गया। जब तक उसने ऐसे देखा पीछे मुड़ के, पीछे तो कोई था नहीं, तो उसने ऐसे निकालने की कोशिश करी, पता नहीं क्या है, इतने ग्रेनेड फट गया। ग्रेनेड का फटना हुआ और एकदम में खलबली मची, साला इनमें से कोई जिंदा है। बोला जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई। तो वो एक मौका था कि जिससे मैं कुछ कर सकता था। मैंने दोनों हाथ बढ़ाए उसकी राइफल को उठाने के लिए, लेकिन मेरा एक हाथ तो हिला ही नहीं। एक हाथ से मैंने राइफल उठाई और वहाँ से ऐसे ब्रश फायरिंग किया। उसमें 3-4 जवान उनके खत्म हुए। फिर इसी हाथ से पलटा खाकर दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर उनको लगा के नीचे से फौज आ गई। फिर वहाँ से भाग खड़े हुए। पाकिस्तानी वहां से फरार हो गए, पर अब योगेंद्र के शरीर से खून बहता ही जा रहा था। उन्होंने अपने सभी साथियों को उठा उठा कर देखा, पर किसी के शरीर में प्राण नहीं बचे थे। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ मेरा बंधा नहीं। फिर लगा कि ये हाथ कट गया, इसको फेंक देता हूँ। मैंने इसमें झटका मारा, लेकिन ये हाथ टूटा नहीं। फिर इसको उठाया पीछे बेल्ट में फंसा करके। फिर सोचने लगा यार रात को रस्सी का सहारा, दोनों हाथ दोनों पैर ठीक थे, बड़ी मुश्किल से चढ़ करके आए हूँ, अब मैं नीचे कैसे जाऊंगा। तो कोई ऐसी शक्ति थी उस टाइम जो साथ दे रही थी। जहां पर मैं पड़ा हुआ था वहां से एक छोटा सा रिज नीचे की तरफ जा रहा था। बोला बेटा इस नाले से लुढ़क जा। ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी। मैं नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। जब लुढ़कता जब काफी नीचे पहुंचा तो नाले के अंदर एकदम गड्ढा। मैं एक हाथ से पत्थर पकड़ के लटका हुआ था। तो मेरा तब एकदम देखा गया तू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। मैंने नीचे की तरफ अपनी निगाह घुमाई तो लगा जो अपने साथी थे वापस विड्रॉल होकर के MMG पोस्ट की तरफ जा रहे थे। तो मैं उनको आवाज़ दिया। फिर वहाँ से सचिन साहब और बलवान साहब दोनों भाग करके आए। उन्होंने बाजू को पकड़ा, ऊपर खींचा। वहाँ से पूरा ड्रेस चीतरे हो रखा। कोई ये नहीं कह रहा था कि ये जिंदा रहेगा। मैं बोला सर मेरा जो है छोड़ो, लेकिन अभी पोस्ट के ऊपर हमला होने वाला है। पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया और योगेंद्र के लौट आने से भारत को निर्णायक जानकारी हाथ लग गई। फिर सीओ साहब को मैं पूरा कहानी बताया। मैं साहब ये हमारे साथ हुआ और ये अभी होने वाला है। फिर उसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर रात को एक कंपनी को भेजा वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई नहीं मिला। बिना किसी कैजुअलिटी के उस अगले दिन रात को जो है उसके ऊपर हमला हो गया। वहाँ तक तो मैं बोलता आया था सीओ के पास तक। वहाँ से फिर डॉक्टर ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर 2-3 दिन बाद जब होश आया तो ऊपर पंखा चलते हुए दिखाई दिए।
फिर पूछा कहाँ पे हूँ मैं, तो पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। योगेंद्र यादव के शरीर को इतने बारूद ने छलनी किया था कि 16 महीने उनका उपचार चला। इस दौरान भारत करगिल युद्ध भी जीत गया और परमवीरों की पहचान भी हुई। लेकिन यहाँ एक बेहद दिलचस्प किस्सा हुआ। योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र का ऐलान तो किया गया, लेकिन मरणोपरांत। देखिए, लड़ाई के मौके में इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। तो उस फॉग ऑफ वॉर यानी कि धुंधलापन लड़ाई का, जब कंफ्यूजन सा रहता है, ऐसे कभी कभी लड़ाई की हालत में गलती हो जाती है। क्योंकि कारगिल युद्ध में जो अवार्ड दिए गए थे वो एकदम लड़ाई के बाद अनाउंस हो गए। नहीं तो पहले के दौर में क्या होता था कि कुछ टाइम लगता था उसको वेरीफाई और चेक करने के लिए। तो ये गलती हो सकती है। जैसे ही गलती का एहसास हुआ, उसे सुधारा गया और असली परमवीर को उसका हक मिल गया। हौसला इसी को कहते हैं। योगेंद्र यादव वापस अपनी यूनिट में लौट कर आए। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की पलटन को आज परमवीर पलटन कहा जाता है। 19 साल की उम्र में योगेंद्र यादव सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले योद्धा बने। योगेंद्र यादव के किस्से अब ट्रेनिंग हासिल कर रहे हर सैनिक को वो खुद सुनाते हैं, ताकि वो प्रेरणा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहे। जिन्होंने 2 बार सेना की भर्ती परीक्षा दी, दोनों बार फेल हो गए, लेकिन उनके लिए सेना के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उनके चाचा सेना में थे और उन्होंने 65 का युद्ध लड़ा था। वो बहादुरी की खूब कहानियां सुनाते। बचपन से ही संजय चाहते थे कि एक दिन तो ऐसा आए जब वो भी ऐसे किस्से सुना पाए। और आज का दिन देखिए, हम उनका किस्सा आपको सुना रहे हैं। इस परमवीर को अपनी ही पहचान नहीं। जिस बहादुरी ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया था, जिस शौर्य ने तिरंगा बुलंद किया था, उस वीरता को अपना तमगा नहीं, सिर्फ अपना दायित्व मानते हैं संजय। देखिए, परमवीर चक्र जब मुझे मिला था या डिक्लेयर हुआ था, तो मुझे पहले उम्मीद नहीं थी कि हमें हमारा यह इस अवार्ड के लिए नाम दिया गया है। क्योंकि जब ऑपरेशन चल रहा था, तो ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और हॉस्पिटल में चले गए थे। इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पे क्या क्या होता है। हिमाचल के एक सुदूर गांव में रहने वाले संजय कभी दिल्ली की सड़कों पर टैक्सी चलाया करते थे, पर 1996 में जैसे ही सेना में भर्ती हुए, उनकी तो राह ही बदल गई। बात 4 जुलाई 1999 की, जब पीक 4875 से दुश्मन को मार भगाने का जिम्मा संजय कुमार की 13 जैकरिफ को दिया गया था। दुश्मन लगातार ऐसे गोलियां बरसा रहा था कि पहले दिन चढ़ाई मुमकिन ही नहीं हुई। अगले दिन भी जब स्थिति नहीं बदली, तो आक्रमण के अलावा कोई चारा नहीं था। हम लोग नीचे थे, ऊपर हम फायर कर नहीं सकते थे। जैसे थे वैसे ही लेटे थे। उसने 15-20 मिनट देखा कि ये कोई भी जवाब नहीं दे रहा फायर का, ना ये हरकत कर रहे हैं, ना हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। इसका मतलब मर गए हैं सभी के सभी। तो लास्ट में जब उसने देखा कि मर गए हैं, तो आराम से उठा हुआ और चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे वो चढ़ने लगा, तो उसके पाँव से जब पत्थर निकला और हमें आवाज़ आई कि हरकत शुरू है, वो ऊपर चढ़ना शुरू कर गया। और मेरे को उसने कहा कि यार आराम से, अभी बोला है ऊपर जा रहा है और इसका ध्यान कोई नहीं है, आराम से फायर कर। मैंने फिर आराम से गन सेट किया और जैसे मैंने उसको फायर किया, अभी मेरी तरफ उसकी पीठ थी, मैंने उसके यहाँ पीठ पे फायर किया। तो जैसे ही वो गिरा, जो पोस्ट था वो ऊपर वाला, वो खाली हो गया। पर अब तक संजय और उनके साथियों को यह बात मालूम नहीं थी कि दुश्मन उस बंकर से साफ हो चुका है। वो पूरी सावधानी से आगे बढ़े। एक बंकर पर हिंदुस्तान का कब्जा हो चुका था, पर मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। नेक्स्ट बंकर के लिए हमने जाना था, क्योंकि टाइम हमारे पास था नहीं, क्योंकि 10:30 बजे तकरीबन हमने अटैक किया था और 1-1:30 बजे तक हमने फर्स्ट बंकर लिया था टोटल, और सेकंड बंकर लेने के लिए बाकी था। हमने 6 जवान दोबारा आगे छांटे कि जो कुछ यहाँ भी चाहिए थे हमें, कि जो हमें फायर सपोर्ट देंगे। जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे, उसने साइड से फायर किया।
जैसे फायर खोला तो मेरे जो बाएं साइड मेरे जो साथी थे दूसरे, उसने फर्स्ट फायर किया तो एम लेके किया तो फर्स्ट फायर में वो दोनों के दोनों वहीं डेथ हो गए। जैसे उसने फायर खोला, हम लोग जो बाकी 4 थे, हम लोग जहाँ थे वहीं लेट गए। मेरी जो टांग थी, अभी बाएं साइड से फायर कर रहा था इस साइड से, तो ये मेरी टांग पत्थर के ऊपर रह गई, जो कि ऊपर से दिखाई देती उसको। तो उसने यहाँ फायर किया जो मेरे टांग में लगी। जैसे फायर हुआ तो मेरे को इतना पता लगा कि मेरे गोली लगी। पूरी हिम्मत बटोर के वो आगे बढ़े आखिरी मोर्चे की ओर। हम लोग तो 4 जवान थे वहाँ बचे हुए, लेकिन क्या था कि पीछे वाला पोस्ट भी तो हमने कैप्चर कर लिया था। लजेरिया का जो पोस्ट था वहाँ से उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया। तब तक हमारी डेल्टा कंपनी थी, अल्फा कंपनी थी, अपनी कंपनी थी, मेरी चार्ली कंपनी थी। तो काफ़ी जवान वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ से हम सभी ने दोबारा फायर खोल दिया और उनका जो काउंटर अटैक था वो पीछे ही रोक दिया। उनको दोबारा वापस वहीं से वापस होना पड़ा। संजय कुमार और उनके साथियों का ही पराक्रम था कि आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ था और अगले मोर्चे पर पाकिस्तान को कैप्टन विक्रम बत्रा के आगे घुटने टेकने पड़े थे। इत्तेफाक देखिए कि जिस 26 जुलाई को उन्होंने सेना में 3 साल पूरे किए, उसी तारीख पर करगिल युद्ध का अंत हुआ और वो दिन विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज के लिए दीजिए इजाजत। वीरता की और कहानियां लेकर हम फिर हाजिर होंगे। वंदे मातरम।